हमने जो फिजिक्स के पार्ट 2 का 7वां चैप्टर आंकिक और न्यूमेरिकल उसका आंकिक और उसका जो थियरी थी उन दोनों को कर लिया था। आज जो है हम फिजिक्स के पार्ट 2 का 8वां चैप्टर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का 20वां और केवल पार्ट 2 का 8वां चैप्टर। क्या नाम है? विवर्तन। ठीक है, अगर हम केवल कहें कि पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है, पार्ट सेकंड का जो है 8वां चैप्टर है। कौन सा 8वां चैप्टर है? नाम क्या है? विवर्तन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? विवर्तन। और पार्ट 1 से लेके पूरा होगा तो ये 20वां चैप्टर होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में 12 चैप्टर थे, 8वां यहाँ पे है, तो कुल 20वां चैप्टर है। ठीक है, और फिजिक्स के पार्ट 2 का केवल कौन सा चैप्टर है? 8वां। ठीक है, तो लिखिए इसको, चैप्टर का नाम लिखिए विवर्तन। चैप्टर का नाम लिखिए विवर्तन। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइए। अब अगली पहली हेडिंग बनाइए, प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग बनाओ, प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग बनाइए, प्रकाश का विवर्तन। हो गया, प्रकाश का विवर्तन। क्या बोल रहे हैं? हेडिंग, हेडिंग में हमारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। लिखिए इसमें परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लीजिए फिर व्याख्या करते हैं उसको। तो हेडिंग लिखिए प्रकाश का विवर्तन और इसमें लिखिए, लिखो प्रकाश का अवरोधकों या प्रकाश का अवरोधकों या, हो गया, प्रकाश का अवरोधकों या द्वारक के किनारों से, प्रकाश का अवरोधकों या द्वारक के किनारों से, हो गया, प्रकाश का अवरोधकों या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, अवरोधकों या किनारों से, अवरोधकों या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, हो गया, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अवरोधकों या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। हो गया, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। लिखे ना, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। एक इंडिकेट लिख लीजिए, एक इंडिकेट लिखो, लिखो प्रकाश के विवर्तन के लिए, इंडिकेट में लिखिए प्रकाश के विवर्तन के लिए, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक या द्वारक का आकार, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो क्या इंडिकेट में क्या लिखे? प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक या द्वारक का आकार, अवरोधक या द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो क्या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो क्या ना, तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। देखिए, अब देखिए समझ लेते हैं प्रकाश का विवर्तन है क्या। क्या कहा है परिभाषा में? प्रकाश का जो है अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर छाया क्षेत्र की ओर, ठीक है, किस क्षेत्र की ओर? छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाने की जो घटना है वही क्या है? प्रकाश का विवर्तन है। ठीक है, वही घटना क्या है? प्रकाश का विवर्तन। अब मान लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये कोई जो है द्वारक है ना, ये हमारा क्या था? ये हमारा कोई द्वारक था। ठीक है, ये क्या है? हमारा द्वारक। और इधर से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं, है ना, प्रकाश की किरणें ऐसे क्या हो रही हैं? प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं। हमने यहाँ पर एक पर्दा रख दिया है। हमने क्या रख दिया है यहाँ पे? ये जो हमारा द्वारक है, ठीक है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे जो है प्रकाश क्या होगा? आर पार नहीं होगा, है ना। ये अवरोधक है, समझिए, एक मार्ग में बाधा है प्रकाश की। ठीक है, ये प्रकाश के मार्ग में क्या हो गया? बाधा। अब प्रकाश जो है इससे आर पार तो हो नहीं सकता है। तो अब जो प्रकाश का परिभाषा में कहा गया है, प्रकाश का जो है अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना जो है वह क्या कहलाएगा? घटना। प्रकाश का
विवर्तन कहलाएगा। तो होगा क्या, अब हमको केवल जब प्रकाश केवल इतनी ही क्षेत्र से बाहर जा सकता था, तो इस पर्दे पर इतनी ही क्षेत्र पर चमक उत्पन्न होनी थी। ठीक है, जितना यह था उतने ही क्षेत्र पर प्रकाश की क्या उत्पन्न होनी थी, चमक, यानी प्रकाश की इतनी ही चमक उत्पन्न होनी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रकाश करेगा क्या, ये जो प्रकाश है इस अवरोधक से टकराएगा और इसके जो छाया क्षेत्र है, यह क्षेत्र जहां पर जो है प्रकाश नहीं पहुंच रहा था, उस क्षेत्र की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां से प्रकाश टकराया, प्रकाश जो है हमारा जो प्रकाश यहीं पर उत्पन्न होना था। ठीक है, यह अवरोधक हो गया। प्रकाश जितना द्वारक का आकार था उतनी ही मात्रा में जो है पर्दे पर उतना ही जो है प्रकाश मिलना चाहिए था, उतनी ही दूर पर चमक उत्पन्न होना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, होगा क्या, प्रकाश जो है द्वारक के किनारों से टकराएगा और इसके छाया क्षेत्र की ओर, जहां पर अवरोधक था उसके कुछ हिस्से पर भी पहुंच जाएगा, और जो चमक केवल इतनी उत्पन्न होनी थी वह केवल इतनी न उत्पन्न होकर इतना और जुड़ जाएगा। ठीक है, यही इतना और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी घटना को जो है हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन है क्या, प्रकाश का जो है अवरोधक या द्वारक के किनारों से टकराकर उसके छाया क्षेत्र की ओर, वास्तव में जो है ढंग से तो केवल इतना ही जो है चमक उत्पन्न होनी थी, चमक केवल इतनी ही उत्पन्न होनी थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो अतिरिक्त यहाँ पे चमक उत्पन्न हुई वह किसके कारण, वही घटना कौन सी है, प्रकाश का विवर्तन है। ठीक है, प्रकाश के अवरोधक का जो है, प्रकाश का जो है अवरोधक के किनारों या द्वारक के किनारों से टकराकर उसके छाया क्षेत्र, मतलब जहां पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा था उस क्षेत्र की ओर भी पहुंच जाने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन है। ठीक है, उस क्षेत्र की ओर पहुंच जाने की घटना क्या है, प्रकाश का विवर्तन है। अभी तो हमने क्या लिया था, अभी हमने द्वारक लिया था, अभी हमने क्या लिया था, द्वारक। ठीक है, एक्स्ट्रा ये जो बढ़ा है, जो वास्तव में होना तो इतना ही था ना, चमक तो इतने की उत्पन्न होनी थी, चमक तो केवल यहीं तक उत्पन्न होनी थी, ये होना था, लेकिन हुआ इतना है। तो जो अतिरिक्त हुआ है वही घटना प्रकाश का विवर्तन है। तो हम अभी किसके साथ देख रहे थे, द्वारक के साथ देख रहे थे। ऐसी घटना हम जो है किसके साथ देख सकते हैं, अवरोधक के साथ। किसके साथ देख सकते हैं, अवरोधक। मान लीजिए जो है ये अवरोधक हो गया, हमने जो है प्रकाश के मार्ग में क्या रख दिया है, हमने जो है यहाँ पे प्रकाश के मार्ग में रख दिया अवरोधक। ठीक है, ऐसे जो है प्रकाश चल रहा था, ऐसे जो है प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे प्रकाश चल रहा है। ठीक है, और हमने उसके मार्ग में क्या रख दिया है, अवरोधक, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक पर्दा। हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक पर्दा रख दिया। अवरोधक के मार्ग में हमने क्या कर दिया है, अवरोधक के मार्ग में एक पर्दा रख दिया है। तो क्या होगा, अब ये जो प्रकाश है जो इस अवरोधक पर आकर टकराएगा, इतनी दूर कोई चमक उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, वास्तव में जो है जितना बड़ा अवरोधक था उतनी दूर तो कोई चमक उत्पन्न होनी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जो प्रकाश इसके किनारों से आकर टकराया था, ठीक है, जो प्रकाश जो होगा, जो प्रकाश इसके किनारों से आकर टकराएगा, इसके किनारों से अवरोधक के, ठीक है, जो प्रकाश अवरोधक के किनारों से आकर टकराएगा, ठीक है, वह क्या करेगा, वह इसके छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, वह प्रकाश क्या होगा, वह जो प्रकाश है, यह हमारा पर्दा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पर्दा हो गया, ये हमारा अवरोधक है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अवरोधक। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोधक। तो अब देखो इस घटना में देखते हैं, ध्यान देते हैं, क्या ये तो प्रकाश है बिना अवरोध के चला गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे चमक उत्पन्न नहीं करेगा इस पर्दे पर। ये जो प्रकाश है या नीचे वाले जो प्रकाश है वह क्या करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे। लेकिन जो प्रकाश अवरोधक से टकराया हुआ तो चमक उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि अवरोधक पारदर्शी तो है नहीं। तो इतनी दूर क्या होना चाहिए था, छाया क्षेत्र मिलना चाहिए था, इतनी दूर प्रकाश नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, जो प्रकाश इसके किनारों से टकराया वह हुआ क्या, वह जो है इसकी छाया क्षेत्र में जो है क्या कर दिया, छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ठीक है, छाया क्षेत्र में क्या कर गया, प्रवेश। और जो इतना दूर जो है प्रकाश नहीं होना था उसमें केवल इतनी ही दूर प्रकाश नहीं होता, बाकी इतनी दूर जो है क्या हुआ, प्रकाश आ गया। बाकी इतनी दूर क्या आ गया, प्रकाश। जो सफेद वाला भाग है उतनी ही दूर केवल प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा से ही स्पष्ट है, प्रकाश का विवर्तन है क्या, प्रकाश का विवर्तन अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश के छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना। जिस प्रकाश को इधर मुड़ गया, जो प्रकाश एक्स्ट्रा जो इधर मुड़ गया है, जो अवरोधक के आकार को जितना चित्र बनाना था उससे छोटा चित्र बनाया,
यहाँ पे जो अवरोधक का आकार था जो है, जितना प्रकाश चमक जहां पर होनी थी उससे ज्यादा चमक उत्पन्न हुई। यही घटना क्या है? यही घटना प्रकाश का विवर्तन है। यही घटना प्रकाश का विवर्तन है। प्रकाश का जो है अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र की ओर चले जाने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन है। ठीक है, जैसे इतना बड़ा अवरोधक है लेकिन जो छाया क्षेत्र वो इतना छोटा बना, क्यों? क्योंकि प्रकाश टकराकर इसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार यहाँ पे जितनी चमक उत्पन्न हुई थी उससे ज्यादा चमक उत्पन्न हुई, यानी प्रकाश छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? इसी घटना को हम जो है प्रकाश का क्या बोलेंगे? विवर्तन बोलेंगे। ठीक है, दोनों चित्र हम क्या करेंगे? बना लेंगे। ठीक है, दोनों को चित्रों को बनाइए, दोनों चित्रों को बनाइए, फिर हम देखते हैं विवर्तन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का विवर्तन है। ठीक है, और कौन सा हमारे लिए उपयोगी है, किसको हमको यहाँ पे पढ़ना है ना। अब ध्यान रखिए, एक और चीज क्या कही गई थी? एक और चीज हमसे कही गई है कि जो तरंगदैर्घ्य की कोटि होनी चाहिए वह अवरोधक की कोटि के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन के लिए जो है अवरोधक या द्वारक का आकार क्या होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि का होना चाहिए। अवरोधक या द्वारक का जो आकार होगा वो कैसा होना चाहिए? तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, नहीं तो विवर्तन की घटना स्पष्ट नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अवरोधक का जो आकार होना चाहिए वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि का, जैसे प्रकाश अगर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है, 3900 से कितने 100 एंगस्ट्रॉम, 7800, ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का रेंज है। ठीक है, परिसर है, ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिसर है, जिसमें बैआनी पिनाला या बैजानी पिनाला जो भी है इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे जो है अवरोधक का आकार इसी कोटि का हो। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन की घटना तभी होगी जब अवरोधक का जो आकार होगा इसी के आकार का होगा। अगर प्रकाश इसी कोटि का आ रहा है तो, या इसके नजदीकी होना चाहिए। ठीक है, इसके क्या होना चाहिए? नजदीकी। अगर बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो गया तो ये घटना विवर्तन की घटना नहीं हो पाएगी, विवर्तन की घटना नहीं हो पाएगी। अगली हेडिंग बनाइए, विवर्तन के प्रकार। हेडिंग लिखिए अगली, लिखिए विवर्तन के प्रकार। हो गया, विवर्तन के प्रकार लिखिए, इसमें हेडिंग बनाइए विवर्तन के प्रकार। उसमें लिखो विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है। हो गया, विवर्तन दो प्रकार का होता है। लिखिए पहली हेडिंग, फ्रेनल विवर्तन। विवर्तन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहले को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेनल विवर्तन। ठीक है, पहला जो है हमारा प्रकार है फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा जो प्रकार है वह है फ्रानहाफर। ठीक है, फ्रानहाफर विवर्तन। ठीक है, फ्रानहाफर विवर्तन। तो पहला नंबर क्या है? फ्रेनल विवर्तन, और दूसरा नंबर फ्रानहाफर विवर्तन। ठीक है, फ्रानहाफर विवर्तन। तो लिखिए इसमें पहली हेडिंग बनाइए फ्रेनल विवर्तन। पहली हेडिंग क्या बनाओगे? फ्रेनल विवर्तन। लिखिए इसमें, लिखिए फ्रेनल विवर्तन। लिखो, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, लिखिए जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, हो गया, पहली हेडिंग है फ्रेनल विवर्तन, और उसमें लिखिए जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक या द्वारक से, जब प्रकाश स्रोत या पर्दा अवरोधक या द्वारक से, हो गया, अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी या परिमित दूरी पर हूं। लिखे, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर हूं। हो गया, सीमित दूरी पर हूं तब विवर्तन को, सीमित दूरी पर हूं तब विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। हो गया, तब विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। मतलब अगर यह अवरोधक है तो जो स्रोत है जिससे यह प्रकाश आ रहा था, ठीक है, जो भी स्रोत होगा हमारा
जो भी स्रोत होगा जिससे प्रकाश आ रहा है वह अवरोधक से निश्चित दूरी पर, और जो जिस पर हमको विवर्तन प्रतिरूप मिल रहा है, यह हमारा जो पर्दा है और यह हमारा जो अवरोधक है, ठीक है, ये दोनों जो है द्वारक से या अवरोधक, ये अवरोधक नहीं, ये स्रोत है हमारा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्रोत, अवरोधक यहाँ है, अवरोधक या द्वारक, ठीक है। तो द्वारक या अवरोधक से स्रोत भी और पर्दा भी दोनों जो है निश्चित दूरी पर अगर है तो हम कहेंगे विवर्तन कौन सा है, विवर्तन जो है फ्रेनल है, ठीक है, विवर्तन कौन सा है, फ्रेनल, ठीक है। द्वारक से स्रोत भी और पर्दा भी निश्चित दूरी पर अगर है तो हम विवर्तन का कौन सा प्रारूप मानेंगे, विवर्तन कौन सा विवर्तन बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन बोलेंगे, ठीक है। कौन सा विवर्तन बोलेंगे, फ्रेनल विवर्तन। इंडिकेट लिख लीजिए, एक लिखो, फ्रेनल विवर्तन के लिए, फ्रेनल विवर्तन के लिए स्रोत गोलीय याम, फ्रेनल विवर्तन के लिए स्रोत गोलीय याम, हो गया, फ्रेनल विवर्तन के लिए स्रोत गोलीय या बेलनाकार होना चाहिए, स्रोत या तरंगाग्र भी कह सकते हैं। फ्रेनल विवर्तन के लिए तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होना चाहिए, हो गया। फ्रेनल विवर्तन के लिए स्रोत तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होना चाहिए, हो गया। अब अगली हेडिंग बनाइए, फ्रानहाफर विवर्तन, फ्रानहाफर विवर्तन दूसरा प्रकार हम देखेंगे। हेडिंग बनाइए, फ्रानहाफर विवर्तन, फ्रानहाफर विवर्तन लिखिए, इसमें लिखिए, फ्रानहाफर विवर्तन लिखो, इसमें देखिए, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा हो गया, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक अथवा द्वारक से, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक अथवा द्वारक से, क्या, अवरोधक अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर हो तो, अनंत दूरी पर हो तो विवर्तन को, हो गया, जब स्रोत अथवा, जब स्रोत व पर्दा अवरोधक अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर हो तो विवर्तन को फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं, अनंत दूरी पर हो तो विवर्तन को फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं, हो गया, फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। तो क्या कह रहा है, अब जो हमारा स्रोत है ना, द्वारक से जो स्रोत है और पर्दा है, दोनों कितनी दूरी पर होने चाहिए, दोनों की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, अनंत दूरी पर है, ठीक है। अवरोधक अथवा द्वारक से स्रोत और पर्दा अगर अनंत दूरी पर है तो इस प्रकार के विवर्तन को हम क्या बोलेंगे, फ्रानहाफर। निश्चित दूरी पर है स्रोत और पर्दा अवरोधक से या द्वारक से, तो कौन सा विवर्तन है, फ्रेनल विवर्तन है, ठीक है। तो अगर निश्चित दूरी पर है तो फ्रेनल और फ्रानहाफर में क्या होगा, दोनों जो है द्वारक अथवा अवरोधक से अनंत दूरी पर होंगे। इसमें जो है आप तरंगाग्र कैसी होनी चाहिए, गोलीय अथवा बेलनाकार। इसमें तरंगाग्र कैसा होगा, समतल। इसमें तरंगाग्र कैसा होगा, समतल। तो लिखिए, इंडिकेट लिखिए, लिखो, फ्रानहाफर विवर्तन के लिए, फ्रानहाफर विवर्तन के लिए, फ्रानहाफर विवर्तन के लिए आपतित तरंगाग्र, हो गया, फ्रानहाफर विवर्तन के लिए आपतित तरंगाग्र समतल होना चाहिए, फ्रानहाफर विवर्तन के लिए आपतित तरंगाग्र समतल होना चाहिए, हो गया, आपतित तरंगाग्र समतल होना चाहिए।
ठीक है, हमको जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में वो कौन सा विवर्तन है, हमारे जो सिलेबस में है फ्राउनहोफर विवर्तन है। मतलब इसमें जो है पर्दा और स्रोत दोनों अवरोधक से कितनी दूरी पर होंगे, दोनों अवरोधक से जो है अनंत दूरी पर होंगे। ठीक है, अगली हेडिंग हम क्या करेंगे, एकल झिर्री के कारण। ठीक है, हेडिंग लिखिए एकल झिर्री के कारण। हेडिंग क्या है, एकल झिर्री के कारण। ठीक है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग बनाएंगे एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, इसको हेडिंग बनाइए एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, कल हेडिंग बनाए थे एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, उसी हेडिंग को हम करते हैं, महत्वपूर्ण हेडिंग है पेपर के लिए। हेडिंग क्या है, एकल झिर्री द्वारा, है ना, एकल झिर्री द्वारा जो है प्रकाश का विवर्तन, ये हमारा हो जाएगा हेडिंग, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, एकल झिर्री द्वारा क्या हेडिंग है, प्रकाश का विवर्तन, ये हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हेडिंग है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। हम क्या कर लेते हैं, हम जो है एक स्रोत ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक जो है स्रोत ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सोर्स हो जाएगा यस। ठीक है, जिससे जो है प्रकाश किरण चारों दिशाओं में निकल रही है ना, ये हमारा हो जाएगा सोर्स। अब ये हमारा हो जाएगा, ये तो स्रोत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अवरोधक या द्वारक ले लिए हमने, यहाँ पे क्या कर लिया, अवरोधक या द्वारक ले लिया है। यहाँ पे हमारा अवरोधक या द्वारक हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक पर्दा रख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए फ्राउनहोफर विवर्तन है तो स्रोत और पर्दा दोनों किस दूरी पर है, अनंत दूरी पर। यह मान के चलना है स्रोत और पर्दा किस दूरी पर है, अनंत। लेकिन अनंत दूरी पर अगर हम रख के मानेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल है। ठीक है, जो है निकालना विवर्तन जो है कठिन कार्य है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है इसके आने, स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग में, ठीक है, स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग में हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस रख देते हैं। ठीक है, स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग में हम क्या करेंगे, हम जो है स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग में एक उत्तल लेंस रख देते हैं। ठीक है, स्रोत से आने वाली किरणों के मार्ग में हमने क्या कर दिया, एक उत्तल लेंस रख दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवरोधक है या द्वारक का, ये हमारा पर्दा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्दा। अब ध्यान रखिए जो स्रोत है, दो चीजें हैं। जब लेंस पढ़ाया गया था तो उत्तल लेंस में बताया गया था, यदि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर वस्तु है, F1 पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर होगा। किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब जाएगा अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अनंत पर। एक तो स्थिति याद रखिए, मुख्य अक्ष की किरण समांतर हो जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। कब, जब उत्तल लेंस के जो है प्रथम फोकस पर वस्तु है। और दूसरा क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, किरण कैसी है, किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वह जो है इस लेंस से टकराने के पश्चात, उत्तल लेंस से जो है अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है कहाँ पे मिलेगी, F2 पर। ठीक है, द्वितीय फोकस पर, है ना, द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्थितियों के यहाँ पे यूज है, तो हम यहाँ ध्यान रखते हैं। कब, जब प्रथम फोकस पर वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो जाएगी, प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा। ठीक है, और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, द्वितीय फोकस पर जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, द्वितीय फोकस पर। अब ध्यान दीजिए, इस स्रोत से जो है क्या निकल रही है, इस स्रोत से किरणें निकल रही हैं। ठीक है, ये हमारा स्रोत है, इससे क्या हो रही है, इससे जो है किरणें निकल रही हैं। इस स्रोत से ऐसे लेंस पर जो है किरणें जा रही हैं। ठीक है, अब लेंस क्या करेगा, हमने क्या माना है, हमने क्या कहा, ये जो मान लिए है हमने, जो उत्तल लेंस के सामने जो स्रोत रखा या इसके प्रथम फोकस पर है, उत्तल लेंस के सामने स्रोत कहाँ है, प्रथम फोकस पर। तो अब यह क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण बनाएगा। ठीक है, किरणों को कैसा बनाएगा, किरणों को जो है मुख्य अक्ष के समांतर बनाएगा, तो किरणें ऐसे चलना शुरू करेंगी। ठीक है, किरणें जो है ऐसे चलना शुरू कर दी। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इन किरणों की जो है मार्ग में, इन किरणों के मार्ग में हम क्या करेंगे, एक और उत्तल लेंस रखेंगे। ठीक है,
इन किरणों के मार्ग में हम क्या करने वाले हैं, इन किरणों के मार्ग में हम एक और उत्तल लेंस रखने वाले हैं ऐसे, ठीक है। इन किरणों के मार्ग में हमने क्या कर दिया, एक और उत्तल लेंस रख दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये किरणें जो हैं, ये जो किरणें हैं, है ना, ये किरणें, ध्यान रखिए, ये हमारा स्रोत है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही है, ये हमारा सोर्स हो गया जिससे क्या चल रही है, प्रकाश की किरणें, ठीक है। उत्तल लेंस पर गिर रही है और किस रूप में आगे बढ़ रही है, तरंगाग्र के रूप में, ठीक है। ऐसे क्या बन रहा होगा, ऐसे तरंगाग्र बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे आगे तरंगाग्र बनते हुए बढ़ रहा होगा आगे, ठीक है। तरंगाग्र क्या है, ठीक है, तरंगाग्र क्या है, वह पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होंगे। अगर यह तरंगाग्र मान लिए, हमारा तरंगाग्र है W, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है, अगर मान लेते हैं यही जो हमारा तरंगाग्र है AB, ठीक है, तो इस पर जितने भी कण होंगे वह सब क्या करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, ठीक है। ये सभी कण कैसे कार्य करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का, और इनसे क्या होगा, इनसे चारों ओर ऐसे किरणें निकलेंगी। इन तरंगाग्रों से चारों ओर जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। चारों ओर कैसी तरंगिकाएं निकलेंगी, द्वितीयक, जो ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जा रही हैं, यहाँ पे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी, यानी चारों दिशाओं में किरणें बढ़ रही हैं, ठीक है। ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे ऊपर नीचे हर जगह किरणें, यहाँ से क्या हो रही है, चारों दिशाओं में जो है द्वितीयक तरंगिका के रूप में जो है किरणें निकल रही हैं, ठीक है। कैसे किरणें निकल रही है, द्वितीयक तरंगिका के रूप में। तो अब इस लेंस पर जो किरण टकराएगी, ठीक है, इस लेंस पर जो है जो किरणें टकरा रही हैं, है ना, इस लेंस पर जो किरणें जाके टकरा रही हैं, ठीक है, लेंस पर क्या हो रही है, किरणें जो है गई टकराई, है ना, इस लेंस पर जो है किरणें क्या हो गई, किरणें जो है टकराई। एक को हम आगे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इस लेंस पर किरणें जाके क्या हो रही हैं, इस लेंस पर किरणें जाके टकरा रही हैं, और क्या होगा, हम क्या देख रहे थे, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए थे किरणें, किरणें कैसी हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरा नियम आ रहा है, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो यह द्वितीय फोकस पर क्या होगी, फोकसित होगी। तो इस लेंस के लिए जो है सभी किरणें कैसी आ रही हैं, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, सभी किरणें कैसी आ रही है, समांतर। तो यह एक जगह जाकर क्या हो जाएंगी, सब एक जगह जाकर फोकसित हो गई, ठीक है। सब एक जगह जाकर क्या हो गई, किरणें, सब किरणें जो है एक जगह जाकर जो है हमारी फोकसित हो गई। जहां पे फोकसित हुई है उसका हम नाम रखेंगे, ठीक है। जहां पे ये सारी किरणें जाकर फोकसित हुई उनका हम जो है एक नाम दे देंगे, ठीक है। इन किरणों को, जहां पर ये किरणें फोकसित हुई है, उन किरणों को हम जो है क्या नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये जो है किरणें कहां पर फोकसित है, बिंदु P पर, ठीक है। पर्दे के बिंदु P पर ये क्या हो रही है, किरणें जाकर फोकसित हो गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इस तरंगाग्रों से ऊपर की तरफ ही किरणें निकली हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तरंगाग्र बना होगा, इससे चारों तरफ किरणें निकली हैं, केवल ऊपर ही नहीं नीचे भी निकली होंगी, ठीक है। तो नीचे भी बन सकता था, ऐसे कहाँ बन सकता था, नीचे भी, और कहाँ बन सकता है, और जो है बीच में भी बन सकता है, ठीक है। किरण कहाँ बन सकता है, बीच में भी। ऐसे देखो, इससे जो है बीच में भी तरंगाग्र बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है इससे क्या होगा, ऐसे बीच में भी यहाँ पे जो केंद्रीय तरंगाग्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट बोलते हैं, ठीक है। जो वहां पे दीप्त था, यहाँ पे अब वह उच्चिष्ट हो जाएगा, ठीक है। दीप्त क्या हो जाएगा, दीप्त हमारा उच्चिष्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों स्थितियों में किरणें निकली हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र में ऐसा होगा कोई बिंदु जिससे चारों तरफ किरणें निकल रही है। तो एक किरण को हमने ऊपर वाला दिखाया, एक किरण को जो सीधी गई है, ठीक है, यह किरण सीधी गई है, या इससे जो होकर एक किरण आगे बढ़ेगी उसको भी हमने दिखाया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीय है, तो इसलिए इसको O बोल देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको जो है हम O बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, O। अब यहाँ पे जो तरंगाग्र की लंबाई है उसे हम बोलते हैं AB, ठीक है। यहाँ पे क्या स्थित होगा, ये जो तरंगाग्र है ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्रोत से प्रकाश किरणें चल रही हैं जो किसका निर्माण कर रही है, तरंगाग्र का। तरंगाग्र जो माध्यम में आगे आगे बढ़ रहा है, एक समय यह AB पर होगा, और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण क्या करेंगे, द्वितीयक तरंगिका का कार्य करेंगे, जिनसे सभी दिशाओं में किरणें बढ़ी हैं। तो कुछ किरणों को हमने P पर दिखाया है, कुछ किरणें कहां पर गई होंगी, O पर, कुछ इसके नीचे भी जाएंगी, लेकिन हमको काम P और O का ही है, तो अब अभी हम P और O को ही रखते हैं, ठीक है। इस P को इनसे ऐसे नीचे भी बना सकते थे, जैसे अब ऊपर गया है वैसे क्या हो जाएगा, नीचे भी। क्यों, क्योंकि तरंगाग्र से चारों दिशाओं में किरणें निकल रही हैं। तरंगाग्र से क्या हो रहा है, तरंगाग्र से जो है हमारा चारों दिशाओं में क्या हो रही है, चारों दिशाओं में किरणें निकल रही हैं,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे O पर दिखाया, चूंकि O पर किरणें बिना पथांतर की पहुंच रही हैं, ठीक है, इसलिए यानी A से जो किरण पहुंच रही है O पर, B से जो किरण पहुंच रही है उनके मध्य जो पथांतर वह कितना है, उनके मध्य जो है पथांतर शून्य है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तरंगाग्र है, तो ऐसे हम इसको तरंगाग्र को दिखा रहे हैं, ठीक है, A और B के मध्य। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं C, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं C, ठीक है। C से जो है O पर भी किरण गई है, C से P पर भी, नीचे भी जा सकती है, P डैश अगर बना दें तो जैसे P पर गई है वैसे P डैश पर भी जा सकती है, वैसे क्या हो सकती है, P डैश पर जा सकती है ना। अब हम चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे, देखो जब P पर किरण पहुंची है तो A से भी पहुंची है और B से भी पहुंची है। P पर जो किरण पहुंची है वह A से भी पहुंची है और किससे पहुंची है, A और B दोनों से पहुंची है ना। A और B दोनों किरणों से जो है P पर तरंगे पहुंची हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं पथांतर निकालना, ठीक है। A किरण से और B किरण से जो पहुंची है, ठीक है, A और B से जो किरणें पहुंची हैं उनके मध्य पथांतर क्या है, पथांतर निकालना है। क्योंकि A से P तक दूरी कम है और B से P तक दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो B अधिक दूरी तय करके पहुंच रहा है P पर, A कम दूरी तय करके पहुंच रहा है P पर। तो हम क्या चाहते हैं, A और B के मध्य जो है, A और B की किरणों के मध्य जो है जो पथांतर है उसको हम पता कर लें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, A से जो है BP पर एक लंब डालते हैं। A से BP पर क्या कर दिए, A से BP पर हमने जो है एक लंब डाल दिया, उसका नाम क्या रखा है, जो है K रख दिया। जहां पर यह गिरा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा K। कितना नाम है, K। लंब है तो यह कितने अंश का कोण है, या जो है 90 अंश का, ठीक है। इसको जो है हमने थीटा माना है, इसको कितना माना था, दिखाएं कैसे, इसमें इस कोण को जो है हम थीटा मान लेंगे, कोण को कितना मान लेंगे, थीटा। यहाँ पे याद रखिए थीटा, तो जिस कारण ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कोण कितना हो गया, ये कोण जो है हमारा थीटा हो गया, ठीक है। कोण कितना हो गया है, थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के लिए चित्र, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन के लिए जो है एकल झिर्री द्वारा क्या हो गया, चित्र। यहाँ पे A और B के मध्य जो है तरंगाग्र, उसका जो आकार है हमने क्या मानते हैं, उसका आकार E मान लेते हैं। आकार कितना मानेंगे, आकार को हमने E मान लिया है, आकार को कितना मान लिया है, E। यह C है और यह इसका आकार है जिसको हम स्मॉल E बोल रहे हैं, ठीक है। इसके मध्य जो आकार है वह कितना है, स्मॉल E है। हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, ये जो आकार है वो कितना है, आकार जो है E है, ठीक है। आकार कितना है, E, है ना। अब होगा क्या, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया हमारा किरण, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो है ये दोनों स्रोत और पर्दा, चूंकि विवर्तन कौन सा है, फ्राउनहोफर विवर्तन है। फ्राउनहोफर विवर्तन में जो है इस अवरोधक से स्रोत और पर्दा दोनों किस दूरी पर है, अनंत दूरी पर। लेकिन अनंत के लिए हम जो है क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगा निकालना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इनके मार्ग में उत्तल लेंस रख दिया और मान लिया उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर वस्तु है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर सोर्स है, पर्दा है। अब सोर्स जब प्रथम फोकस पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलने लगी, ठीक है, जो कहां पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर। लेकिन हम इन किरणों के मार्ग में हमने क्या कर दिया, एक और उत्तल लेंस रख दिया। इन किरणों के मार्ग में हमने क्या कर दिया, एक और जो है उत्तल लेंस रख दिया। अब उत्तल लेंस पर किरणें कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो किसी बिंदु पर जाकर फोकस हो गई। और कहां पर फोकस हो गई, बिंदु P पर फोकस हुई, ठीक है। क्योंकि यह तरंगाग्र है, AB क्या है, तरंगाग्र। इनसे जो है किरणें किस रूप में बढ़ रही थी, तरंगाग्र के रूप में। AB तरंगाग्र है, AB से बिंदु P पर भी जो है किरणें जाएंगी और AB से O पर भी किरणें जाएंगी, O के नीचे भी जाएंगी, ठीक है, O के नीचे भी जाएंगी। लेकिन अभी हमको केवल P और O का कार्य है, तो हम P और O पर ही किरणों को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, ठीक है। किरणों को कहां कहां दर्शा रहे हैं, O और P पर। चूंकि O पर जो है किरण बिना पथांतर के आ रही है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय जो है क्या बनेगा, केंद्रीय फ्रिंज बनेगा, जिसे हम उच्चिष्ट बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे व्यतिकरण में क्या हो रहा था, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण में क्या बन रहा था, संपोषी व्यतिकरण में वहां पे बन रहा था दीप्त फ्रिंज, वहां पे क्या बन रहा था, दीप्त। हम विवर्तन में उसी को उच्चिष्ट बोलेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट। और वहां पे विनाशी व्यतिकरण में क्या बन रहा था, विनाशी व्यतिकरण में बन रहा था अदीप्त फ्रिंज। क्या बन रहा था, अदीप्त, जिसे हम क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ, है ना। निम्निष्ठ मतलब जहां पे चमक नहीं है, और उच्चिष्ट मतलब जहां पे ज्यादा चमक है, ठीक है। जहां पे चमक है उसे हम उच्चिष्ट बोलेंगे और यहाँ पे क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ। व्यतिकरण में क्या था, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें थी सबकी चमक समान थी, सबकी समान मात्रा में चमक थी। अगर यह दीप्त फ्रिंज है तो जितना दीप्त यह है, दूसरी वाली दीप्त भी उतना ही जो है चौड़ी होगी,
लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या होगा, अगर संपोषी व्यतिकरण हुआ और उच्चिष्ट बना तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा वह ज्यादा चमकीला होगा। वह क्या होगा, ज्यादा चमकीला। इसके बाद निम्निष्ठ आएगा, फिर दूसरा उच्चिष्ट आएगा जो कम चमकीला होगा। ठीक है, वहां पे सारी दीप्त फ्रिंजें समान रूप चमक रखती थी, लेकिन विवर्तन में क्या होगा, विवर्तन में दीप्त को हम उच्चिष्ट कर रहे हैं और जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वह ज्यादा चमकीला है। इसके बाद जो है दूसरा जो उच्चिष्ट बनेगा वह कम चमक रखेगा। ऐसे ऊपर नीचे जाने पर जो है उच्चिष्ट का चमक धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट है इसको जो है यह ज्यादा चमक उत्पन्न करेगा। यह क्या करेगा, ज्यादा चमक। इसके बाद उच्चिष्ट के बाद क्या बनेगा, निम्निष्ठ, फिर क्या बनेगा, फिर उच्चिष्ट बनेगा जिसकी चमक इसकी अपेक्षा कम होगी। इसकी अपेक्षा क्या होगी, कम। इसी तरह नीचे भी निम्निष्ठ बनेगा, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा जिसकी चमक केंद्रीय उच्चिष्ट से कम होगी। जिसकी सबसे ज्यादा चमक है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट, कुछ भी बोलिए, यही है। ठीक है, तो इसमें चमक ज्यादा होगी। ठीक है, जो द्वितीयक उच्चिष्ट बनेगा उसमें जो है चमक धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दीप्त और अदीप्त की भांति एकांतर क्रम में बनते हैं। कौन से क्रम में बनेंगे, एकांतर क्रम में। तो यह पहले चित्र बनाएंगे फिर हम इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, ये पूरा चित्र बना लीजिए, है ना। ये पूरा चित्र क्या करेंगे, ये पूरा चित्र बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दीप्त को हम क्या बोलेंगे, दीप्त को उच्चिष्ट बोलेंगे, अदीप्त को निम्निष्ठ बोलेंगे। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रयोग होगा उस शब्द का, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो ये चित्र बनाइए और फिर व्याख्या में लिखिए। इस चित्र को बनाइए और लिखिए व्याख्या। लिखिए व्याख्या में। लिखो इसमें व्याख्या, इसकी जो है व्याख्या लिख लो। लिखो, एकल रेखा चित्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप। एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप। ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोण है या एंगल थीटा मान लेंगे। एंगल कितना मान लेंगे, थीटा। तो लिखिए अब इसमें क्या लिख रहे हैं, लिखिए एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए, एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए, हो गया, प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त चित्र प्रदर्शित है, प्रयुक्त चित्र प्रदर्शित है, हो गया, प्रयुक्त चित्र प्रदर्शित है, जिसमें AB एक संकीर्ण रेखा छिद्र है, जिसमें AB एक संकीर्ण रेखा छिद्र है, जिसकी लंबाई, हो गया, जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत है, हो गया, जिसकी लंबाई कागज के तल के लंबवत है, हो गया ना। लिखो यस एक लंबा एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, यस एक लंबा एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, हो गया, यस एक लंबा एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। यस एक लंबा एकवर्णी प्रकाश स्रोत है, लिखे ना। लिखो प्रकाश स्रोत व रेखा छिद्र के बीच, प्रकाश स्रोत व रेखा छिद्र के बीच, रेखा छिद्र AB और प्रकाश स्रोत यस, प्रकाश स्रोत व रेखा छिद्र के बीच एक उत्तल लेंस L1 इस प्रकार रखा है कि
प्रकाश स्रोत व रेखा छिद्र के बीच एक उत्तल लेंस यश इस प्रकार रखा है कि, हो गया, इस प्रकार रखा है कि स्रोत यश लेंस L1 के, स्रोत यश लेंस L1 के फोकस तल में है, स्रोत यश L1 के फोकस तल में है, हो गया, फोकस तल में है। रेखा छिद्र के दूसरी ओर, रेखा छिद्र के दूसरी ओर उसके बिल्कुल समीप, रेखा छिद्र की दूसरी ओर उसके बिल्कुल समीप एक उत्तल लेंस L2 है, क्या पर्दे का नाम यक्ष वाई रख सकते हैं। रेखा छिद्र के दूसरी ओर उसके बिल्कुल समीप एक लेंस L2 है, उत्तल लेंस L2 है, एक उत्तल लेंस L2 है, हो गया। इस लेंस के फोकस तल में इस लेंस के फोकस तल में एक पर्दा XY रखा है, हो गया। इस लेंस के फोकस तल में एक पर्दा XY रखा है, हो गया, एक पर्दा XY रखा है। लिखो लेंस L1 प्रकाश स्रोत यश से, लेंस L1 स्रोत यश से चलने वाली प्रकाश पुंज को, लेंस L1 स्रोत यश से चलने वाली प्रकाश पुंज को, हो गया, चलने वाली प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है ना, प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है। लिखे, प्रकाश पुंज को क्या कर रहा है, प्रकाश पुंज को समांतर कर देता है, तथा लेंस L2, तथा लेंस L2, हो गया, लेंस L2 रेखा छिद्र से विवर्तित प्रकाश को, लेंस L2 रेखा छिद्र से विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस करता है, हो गया, विवर्तित प्रकाश को पर्दे XY पर फोकस करता है। इस प्रकार पर्दे पर, इस प्रकार पर्दे पर, हो गया, एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप, इस प्रकार पर्दे पर एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप, हो गया, एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। लिखे, एकल रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, हो गया ना। तो ये चित्र की व्याख्या हो गई। अब क्या होगा, अब क्या कर रहा है, ए बी क्या है, तरंगाग्र के रूप में कार्य कर रहा है, तरंगाग्र से किरणें निकल रही हैं, ठीक है। तो वही चीज की व्याख्या लिखेंगे जो बताए हैं, तरंगाग्र से निकल रही किरणें जो कहां बिंदु O पर और बिंदु P पर फोकस हो रही हैं, ठीक है। बिंदु O पर फोकस हो रही है बिना पथांतर के, इसलिए यहाँ पे क्या बनने वाली है, चमकीली फ्रिंज बनने वाली, जिसे हम केंद्रीय उच्चिष्ठ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिना पथांतर की किरणें पहुंच रही हैं, ठीक है। तो लिखिए, इसको लिखिए, लाइन छोड़ के लिखो, हाइगेंस के अनुसार या हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली, हो गया, हाइगेंस के सिद्धांत से AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में,
हो गया, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं जो लेंस L2 द्वारा पर्दे के, जो लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु O पर फोकस होती हैं। हो गया, जो लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु O पर फोकस होती हैं। अतः बिंदु O पर, अतः बिंदु O पर दीप्त बैंड बनता है या दीप्त फ्रिंज बनती है। हो गया, अतः बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज बनती है जिसे, देखें, बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज बनती है जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। हो गया, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, लिखे ना, मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ये तो हो गया मुख्य उच्चिष्ट O की व्याख्या। अब हम क्या करेंगे, निम्निष्ठों की व्याख्या। निम्निष्ठ मतलब विनाशी व्यतिकरण जहां पे चमक ना हो, अर्थात अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे निम्निष्ठों की व्याख्या। ठीक है, निम्निष्ठों की स्थिति कर सकते हैं, तो हेडिंग बनाइए इसको निम्निष्ठों की स्थिति नीचे। ठीक है, ये बड़ा है, ध्यान रखेंगे, समझिए इसको। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए निम्निष्ठों की स्थिति, लिखो इसमें। हो गया, निम्निष्ठों की स्थिति लिखिए इसमें। देखो, माना रेखा छिद्र AB से, हम किसकी व्याख्या करने वाले हैं, P की। ठीक है, तो लिखो, माना रेखा छिद्र AB से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं, माना रेखा छिद्र AB से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर, थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर फोकस होती हैं। तो क्या, बिंदु P पर फोकस होती हैं। लिखो, बिंदुओं A तथा B से, बिंदुओं A तथा B से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच, बिंदुओं A तथा B से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच, हो गया, A तथा B से P तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए, पथांतर ज्ञात करने के लिए, हो गया, पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु A से लंब AK डालते हैं, बिंदु A से लंब AK डालते हैं। हो गया, बिंदु A से लंब AK डालते हैं। लिखो, स्पष्ट है कि इन तरंगों के बीच पथांतर कितना हो जाएगा, A से P तक जितनी दूरी है उतनी दूरी P से K तक है, तो कितना अतिरिक्त B चल रहा है, B की दूरी, तो पथांतर कितना हो जाएगा, BK। ठीक है, AB की जितनी दूरी है उतनी दूरी P से K की है। ठीक है, एक्स्ट्रा B ने कितनी चली थी, BK। ठीक है, BK जो है अतिरिक्त दूरी चल रहा है बिंदु P से जो तरंग निकल रही है। ठीक है, बिंदु B से जो तरंग निकल रही है और BK दूरी क्या चल रही है, इस A से जो है ज्यादा चल रही है। जो A से तरंग निकली और जो B से तरंग निकली, उनके पथ में अंतर है, और पथ में अंतर कितना है, BK, यानी BK जो है अतिरिक्त दूरी चल रहा है B से निकलने वाली तरंग। ठीक है, तो क्या लिखें, स्पष्ट है कि बिंदुओं A व B के, या इन तरंगों के लिख सकते हो। ठीक है, स्पष्ट है कि इन तरंगों के, तरंगिकाओं के बीच, इन तरंगों के तरंगिकाओं के बीच पथांतर BK है। हो गया, इन तरंगों की तरंगिकाओं के बीच पथांतर BK है। हो गया, तरंग पथांतर कितना है, BK है। हो गया, लाइन छोड़ के लिखो, माना
रेखा छिद्र AB की चौड़ाई, माना रेखा छिद्र AB की चौड़ाई स्मॉल e है, हो गया। रेखा छिद्र AB की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल e है, लिखे ना, स्मॉल e है। तब हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज A के B में, ठीक है, त्रिभुज A के B में, ठीक है, निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर, लंब क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा हो गई लंब, तो लंब कितना हो गया बीके, कर्ण जो 90 अंश है उसके सामने की जो भुजा हो गई वह कर्ण हो गई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB, ठीक है। अब AB की लंबाई कितनी माने हैं E, AB की लंबाई कितनी मानी गई है E, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BK और बटे E, तो BK बराबर कितना आ जाएगा, BK बराबर हो जाएगा E साइन थीटा, अर्थात पथांतर बराबर कितना आया, अर्थात जो हमारा पथांतर आ गया E साइन थीटा, ठीक है, पथांतर कितना आ गया E साइन थीटा। BK था क्या, BK हमारा जो था पथांतर था, तो पथांतर कितना आ गया, पथांतर आ गया हमारा E साइन थीटा, ठीक है, पथांतर कितना आ गया E साइन थीटा। तो लिखिए इसको यहां तक और फिर आगे लिखिए इसके, पथांतर हो गया हमारा E साइन थीटा। अब लाइन छोड़ के लिखिए, लाइन इसके नीचे लिखो। अब हम क्या कर रहे हैं, AB को जो है दो भाग में बांटे हैं, दो बराबर भाग में, कौन कौन से, AC और BC, ठीक है, AC और BC जो है AB के दो भाग हैं और दो बराबर भाग हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखो AB को दो बराबर भागों, AB को दो बराबर भागों AC तथा BC में विभाजित करते हैं। इसके नीचे लिखेंगे AB को दो बराबर भागों AC तथा BC में विभाजित करते हैं, हो गया, AC तथा BC में विभाजित करते हैं, हो गया। लिखिए उसी में आगे, यदि हम क्या मानेंगे, क्या लिखे हो इसके नीचे जो लिखे हो, क्या AB को जो है दो बराबर भागों, है ना, AB को दो बराबर भागों, है ना, कौन कौन से, AC तथा BC, है ना, AC तथा BC में क्या कर रहे हैं, AC तथा BC में विभाजित करते हैं, ठीक है, AC तथा BC में क्या करेंगे, AC तथा BC में विभाजित करेंगे, ठीक है। अब मान लेंगे यदि A व B से बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर पहुंचने वाली, ठीक है, पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच, ठीक है, तरंगिकाओं के बीच ये पथांतर, ठीक है, पथांतर कितना है, लिम्डा है, तो ठीक है, यदि क्या लिखे, यदि A व B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच जो है पथांतर कितना है, लिम्डा है, तो क्या हो जाएगा, अब हो गया, क्या हो जाएगा, अब हम मानते हैं A से B तक जो तरंग पहुंच रही है, पूरी A से B तक जो तरंग पहुंच रही है उसके बीच जो है पथांतर कितना है, लिम्डा। अब हमने बांट दिया है AB को दो भाग में, AC और BC दो बराबर भाग हैं, तो इसके बीच पथांतर कितना होगा, लिम्डा बटे दो, और इसके बीच पथांतर कितना हो जाएगा, लिम्डा बटे दो। और जहां पे भी पथांतर लिम्डा बटे दो हुआ वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा, वहां पे कैसा व्यतिकरण होगा, वहां पे जो है विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लिम्डा है इसको हमने दो भाग में बांटा, लिम्डा बटे दो, ऊपर का लिम्डा बटे दो नीचे के लिम्डा बटे दो को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर कोई चमक नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ पर कोई चमक नहीं जाएगी, अतः बिंदु P पर विनाशी व्यतिकरण होगा, अर्थात बिंदु P पर कैसा बनेगा, बिंदु P पर जो है निम्निष्ठ का निर्माण होगा, ठीक है, बिंदु P पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ, ठीक है। तो वही लिख लो व्याख्या में, क्या लिखे, या लिखे ना, यदि A व B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर लिम्डा है, तो बिंदुओं A व C से, बिंदुओं A व C से तथा B व C से, बिंदुओं A व C से तथा बिंदुओं A व C से तथा B व C से बिंदु P पर पहुंचने वाली, होगा A व C से तथा B व C से
बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर ए सी से व बी सी से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 होगा। हो गया, पथांतर λ/2 होगा। हो गया ना। और जहां पे भी पथांतर क्या हुआ, λ/2 हुआ, वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी। क्यों कि इसका λ/2 इसके λ/2 को खत्म करेगा, कोई चमक यहां पर नहीं जाएगी, कोई चमक यहां पर नहीं जाएगी। तो क्या लिखे, पथांतर कितना होगा, λ/2 होगा। इस स्थिति में ठीक है, ऐसे लिख सकते हो λ/2 कामा λ/2, 2 बार लिख लेना, क्योंकि क्या लिखे हो, AC व BC तथा ए व सी, बी व सी से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 कामा λ/2 होगा। ठीक है, इस स्थिति में सही कर लेना उसको। इस स्थिति में फिर से सुन लो, यहां तक तो लिख लिए थे, इसके बाद क्या लिखे, ए व सी से, ठीक है, ए व सी से तथा बी व सी से बिंदु P पर पहुंचने वाली, ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा तो हम लिख देते हैं, ए व सी से तथा बी व सी से बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर पहुंचने वाली, है ना, पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच, ठीक है, तरंगिकाओं के बीच पथांतर, ठीक है, तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2 कामा λ/2 होगा। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, लिखिए इसको, इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण होगा और, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण होगा और निम्निष्ठ प्राप्त होगा, और निम्निष्ठ प्राप्त होगा। हो गया ना, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। तब लिखे, निम्निष्ठ प्राप्त होगा, तब इसको मिटा देते हैं। हो गया, तब निम्निष्ठ क्या लिखे, निम्निष्ठ प्राप्त होगा। तब पथांतर किसके बराबर हो जाएगा, लिम्डा माने थे ना, कितना माने हैं यहाँ पे, पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना माना गया था, लिम्डा। तो पथांतर किसके बराबर हुआ, लिम्डा के। तब क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा लिम्डा के। ठीक है, ई साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ई साइन थीटा बराबर हो गया लिम्डा के, है ना, ई साइन थीटा बराबर लिम्डा के। या तो तब है जब प्रथम के लिए है, ठीक है, ई साइन थीटा बराबर कितना हो गया, लिम्डा। ध्यान रखिए प्लस माइनस दोनों होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी बिंदु P जा सकता था, अभी बताए थे बिंदु P नीचे भी आ सकता है। हमने अभी ऊपर को दिखाया, चाहे तो नीचे को भी ऐसे कर सकते हैं। तो जब नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यदि, ध्यान रखिए ये तो हो गया, लिखेंगे यदि बिंदु P पर, है ना, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P पर यम व निम्निष्ठ प्राप्त हो तो, है ना, यदि बिंदु P पर यम व निम्निष्ठ प्राप्त हो, ठीक है, यम व निम्निष्ठ प्राप्त, ठीक है, निम्निष्ठ प्राप्त हो तो, ठीक है, पथांतर बराबर कितना हो जाएगा। अभी हमारा जो है पहला पथांतर कितना माने थे, लिम्डा। अगर यम व निम्निष्ठ प्राप्त होगा तो पथांतर हो जाएगा यम लिम्डा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा यम लिम्डा। पथांतर कितना हो जाएगा, यम लिम्डा। तब तो जो लिम्डा लिखे थे उसकी जगह हम यम लिम्डा लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लिम्डा। ई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस यम लिम्डा, जहां यम बराबर कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यम बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए क्या कह रहे थे, अगर हमने 1 रखा होता, यम का मान कितना रखा होता 1, तो पथांतर कितना आता, लिम्डा। लिम्डा को यहाँ पे 2 भाग में बांटते, एसी और बीसी। पथांतर AB के बीच कितना होता, AB के बीच जो पथांतर होता वो लिम्डा होता। लिम्डा को 2 भाग में बांटते, λ/2 λ/2, यहां से λ/2, यहां से λ/2। या ऊपर वाला इस नीचे वाले को खत्म कर देता, कोई भी चमक यहाँ पे नहीं जाती, इसलिए यहाँ पे निम्निष्ठ बनता। अगर हमने यहाँ पे यम 2 रख दिया होता तो पथांतर कितना आता, 2 लिम्डा आता। पथांतर कितना आता,
पथांतर जो है 2 लेमडा आता। अब 2 लेमडा जो है यहाँ पे 2 भाग में बढ़ता, किस भाग में, लेमडा और लेमडा, लेमडा और लेमडा एक दूसरे को खत्म करते। जैसे यहाँ पे 2 लेमडा था, यहाँ पे लेमडा था, तो 2 लेमडा हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, 2 लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा बटे 2 लेमडा बटे ये लेमडा और लेमडा हो जाएगा। ठीक है, जब लेमडा था तो लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 में बटा था, 2 लेमडा हुआ तो लेमडा और लेमडा में बटेगा। इसको चाहो तो फिर ऐसे 4 भाग में बांटो, फिर लिखो लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2। आ रहा है समझ में हम क्या कह रहे हैं। जब हमने AB के मध्य जो है पथांतर लेमडा माना था, अगर यह AB है, इसके मध्य हमने पथांतर कितना माना, लेमडा, तो A और C, ठीक है, A C और B C 2 भाग में बांटेंगे इस लेमडा को। तो यहाँ पे हो रहा था लेमडा बटे 2, यहाँ पे हो रहा था लेमडा बटे 2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पे कोई चमक नहीं जा रही थी। अगर हमने यहाँ पे यम माना तो पथांतर कितना होगा, 2 लेमडा होगा, पथांतर कितना होगा, 2 लेमडा हो जाएगा। अब यह कितने भाग में बटेगा, लेमडा और लेमडा भाग में बटेगा। ठीक है, फिर इसको हम चाहते हैं AC को 4 भाग में बांट दें। AC को कितने भाग में, 4 भाग में बांट सकते हो। जैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या मान लिए, C हो गया था, यहाँ पे D मान लो और यहाँ पे E। तो जो अभी 2 लेमडा था तो AC के मध्य कितने में बटा होता, लेमडा में बटा होता, और BC के मध्य कितने में बटा होता, लेमडा। अगर यह इसका D जो है AC का आधा होता तो यह होता लेमडा बटे 2, और यह फिर कितना होता, लेमडा बटे 2। इसी तरह यह लेमडा बटे 2 होता और यह लेमडा बटे 2 होता। अर्थात जो है 2 लेमडा, हमारा जो 2 लेमडा है वह कितने भाग में बटता, 4 भाग में, लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 लेमडा बटे 2 और लेमडा बटे 2। नीचे के वाले दोनों जो है ऊपर वाले को खत्म कर देते, फिर यहाँ पे कोई चमक नहीं जाती, फिर यहाँ पर कोई चमक नहीं जाती। इसी तरह अगर यम को 3 रखते तो यहाँ पे 3 लेमडा आता जो 6 भाग में बटता। कितने भाग में बटता, जो हमारा जो है 6 भाग में बढ़ता, ऊपर के 3 भाग हो जाते, ऐसे नीचे के 3 भाग हो जाते, ऊपर के 3 भाग नीचे के 3 भागों को खत्म कर देते, यहाँ पर कोई चमक नहीं आती। अर्थात कौन सा व्यतिकरण होता हमारा, विनाशी व्यतिकरण होता। AB के मध्य हम लेमडा और ऐसे 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे रखकर हम जो भागों को बांटते जाएंगे और इसका मान निकालते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये थोड़ा कठिन है लेकिन ध्यान रखने की चीज है क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा जाए हम उसको याद करेंगे, है ना। अब मान लें यदि, ठीक है, इसके बाद जो हो गया यम का मान हो गया यहाँ पे। अब हम कोणीय चौड़ाई जानना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखितों की जो है कौन सी चौड़ाई जानना चाहते हैं, निम्नलिखितों की जो है हम कोणीय चौड़ाई जानना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखितों की जो है हम कौन सी चौड़ाई जानना चाहेंगे, कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि थीटा अल्प हो तो, ठीक है, थीटा अल्प हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा अल्प होगा तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह किससे लिखेंगे, ई साइन थीटा बराबर, ई साइन थीटा बराबर यहां से ले लो, ई साइन थीटा बराबर जो है ई साइन थीटा बराबर यम लेमडा से। ठीक है, ई साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लेमडा से, तो हो जाएगा ई थीटा बराबर यम लेमडा। थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यम लेमडा बटे ई। थीटा बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस यम लेमडा बटे ई। ठीक है, थीटा बराबर कितना आ गया, यम लेमडा बटे ई, यम लेमडा और बटे कितना आ गया, ई। लिखेंगे इस प्रकार, है ना, इसके नीचे ये तो हो गया यम लेमडा बटे ई। लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखित, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखितों के लिए विवर्तक कोण, ठीक है, या विवर्तन कोण। ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय निम्नलिखितों के लिए विवर्तन कोण क्या हो जाएगा, थीटा 1 बराबर यम का मान 1 रखेंगे। जब थीटा 1 निकालेंगे, थीटा बराबर यम लेमडा बटे ई, तो अगर प्रथम निम्नलिखित निकालना है तो यम का मान 1 रखिए, तो यम का मान 1 रखेंगे। थीटा 1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, लेमडा बटे ई। इसी तरह थीटा 2 बराबर 2 रखोगे, थीटा 2 बराबर कितना रखोगे, 2, तो क्या आएगा, थीटा 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 लेमडा बटे ई। इसी तरह थीटा 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 लेमडा बटे ई। ऐसे जो है होता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका प्रथम निम्नलिखित, यह हो गया दूसरा निम्नलिखित और यह हो गया तीसरा निम्नलिखित। ठीक है, प्रथम द्वितीय और
तृतीय निम्निष्ठ। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर भी यानी केंद्रीय उच्चिष्ठ के ऊपर भी और केंद्रीय उच्चिष्ठ के नीचे भी। ऊपर रहेगा तो प्लस लेंगे, नीचे रहेगा तो क्या लेंगे, नीचे रहेगा तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, नीचे रहेगा तो हम क्या ले लेंगे, नीचे रहेगा तो हम माइनस ले लेंगे। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, निम्निष्ठों की स्थिति और विवर्तन कोण के लिए भी यह व्यंजक लिख लिया है। ठीक है, तो यहां तक करिए और फिर लिखिए अगली हेडिंग। यहां तक होने के बाद हम क्या लिखेंगे, गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। हमको क्या पता था, हमने बताया था जो केंद्रीय उच्चिष्ठ होगा, जो ओ पर जहां पर बिना पथांतर की जो किरणें पहुंचेंगी वहां पर जो बहुत चमकीला उच्चिष्ठ बनेगा। इसके बाद निम्निष्ठ बनेगा, फिर इसके बाद जो है द्वितीयक उच्चिष्ठ बनेगा। ठीक है, ठीक है, द्वितीयक उच्चिष्ठ जो बनेगा या केंद्रीय उच्चिष्ठ की अपेक्षा कम चमक रखेगा। ऐसे नीचे भी जो है द्वितीयक उच्चिष्ठ बनेगा जो है केंद्रीय उच्चिष्ठ से। जो पहला वाला बना था जहां पे सर्वाधिक चमक थी, जहां पे बिना पथांतर की किरणें पहुंची थी, उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ। क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ। इसी तरह जो दूसरा बनेगा उसे हम गौण उच्चिष्ठ बोलेंगे, गौण उच्चिष्ठ बोलेंगे। ठीक है, इसको हम मुख्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य या प्रमुख। इसे गौण उच्चिष्ठ बोलते हैं। इसे भी हम क्या बोलेंगे, गौण उच्चिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गौण उच्चिष्ठ। तो यहाँ पे जो गौण उच्चिष्ठों में जो चमक होगी वह मुख्य उच्चिष्ठ की चमक से बहुत ही कम होगी। ठीक है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे जो चमक होगी वह कम होगी। धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे तो और जो उच्चिष्ठ बनेंगे उनकी चमक और भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, गौण उच्चिष्ठों की स्थिति देखना चाहते हैं। अभी हमने क्या देखा था, ये निम्निष्ठ था, इसकी स्थिति देखी थी। या उच्चिष्ठ हुआ या प्रथम निम्निष्ठ हुआ, या कौन सा निम्निष्ठ हुआ, प्रथम निम्निष्ठ। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो गौण उच्चिष्ठ है उसकी स्थिति देखना चाहते हैं। ठीक है, किसकी स्थिति देखना चाहते हैं, गौण उच्चिष्ठ की। तो हेडिंग लिखिए, लिखो गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। हेडिंग बनाइए, गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ हुआ, फिर गौण उच्चिष्ठ, फिर निम्निष्ठ आएगा। ठीक है, तो दो निम्निष्ठों के बीच कौन आएगा, गौण उच्चिष्ठ आएगा। कौन आएगा, गौण उच्चिष्ठ। तो लिखिए गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। हेडिंग क्या बनाना है, हेडिंग हमारा हो जाएगा गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। ठीक है, गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। लिखिए इसको, गौण उच्चिष्ठों की स्थिति। इसमें लिखिए, लिखो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच, हो गया, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच हो गया, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कुछ प्रकाश पहुंचता है, कुछ प्रकाश पहुंचता है। दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कुछ प्रकाश पहुंचता है, हो गया ना, कुछ प्रकाश पहुंचता है, जिसके कारण अपेक्षाकृत, जिसके कारण अपेक्षाकृत हो गया, जिसके कारण अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं, जिसके कारण अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं। हो गया, कम चमकीले उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं, जिन्हें कम चमकीले उच्चिष्ठ प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौण उच्चिष्ठ कहते हैं। हो गया, जिन्हें गौण उच्चिष्ठ कहते हैं। लिखे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गौण उच्चिष्ठ कहते हैं। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, लिखो बिंदु P पर, देखो हम यहां पे लिख देते हैं, ध्यान रखिए, अगर हमको बिंदु P पर क्या प्राप्त करना है, गौण उच्चिष्ठ। हमने निम्निष्ठ देख लिया प्राप्त करके। ठीक है, हम क्या कहना चाहते हैं, अगर बिंदु P पर गौण उच्चिष्ठ हमको बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बिंदु P पर,
बिंदु P पर गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए, है ना, बिंदु P पर गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बिंदु P पर गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए पथांतर कितना था हमारा BK, ठीक है, पथांतर जो होगा λ/2 का, ठीक है, पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर जो होगा λ/2 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, ठीक है, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है, विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है, λ/2 का क्या होना चाहिए, λ/2 का जो है विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे जो पथांतर है इनके मध्य, अभी हम क्या मान रहे थे, जब हमको निम्नलिखित मिल रहा था तो λ आ रहा था, 2 λ आ रहा था, 3 λ आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, λ/2 का जो है विषम गुणज, मतलब 1 λ/2 हुआ, फिर कितना होगा 3 λ/2, 5 λ/2, ठीक है, 5 λ/2, फिर क्या हो जाएगा 7 λ/2 हो गया, ऐसे गुणज होने चाहिए, और वो भी गुणज कैसे होने चाहिए, गुणज जो है विषम होने चाहिए, गुणज कैसे होने चाहिए, विषम। जैसे अगर 3 λ/2 है, ठीक है, 3 λ/2 अगर पथांतर है तो इसको 3 भागों में बांटोगे तो क्या आएगा, λ/2 λ/2 और λ/2, ठीक है। अगर इनके मध्य हमने पथांतर कितना मान लिया 3 λ/2, तो λ/2 को अगर 3 भाग में बांटे, λ/2 को कितने भाग में बांटे 3, तो इन दोनों के कारण तो यह कट गया, लेकिन यह भाग जो λ/2 हो गया, इसके कारण जो है बिंदु P पर क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, बिंदु P पर क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी, जिस कारण जो है क्या बनेगा, यहाँ पर गौड़ उच्चिष्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, गौड़ उच्चिष्ट। अगर 5 λ/2 है तो ऐसे λ/2 कितने भाग में बट जाएगा, λ/2 जो है 5 भाग में बट जाएगा, तो 2 भाग नीचे के 2 भाग ऊपर के समाप्त कर देंगे, लेकिन 1 भाग बच जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, चमक। पिछले में क्या दिख रहा था, कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों में जो है जब विषम गुणज है तो दोनों में क्या उत्पन्न हो रहा है, दोनों में जो है हमको क्या मिल रहा है, दोनों में जो हमको मिल रहा है जो है λ/2 मिल रहा है, जिस कारण बिंदु P पर क्या होगी, कुछ मात्रा में चमक जाएगी, ठीक है, कुछ मात्रा में चमक होगी, जिस कारण यहाँ पे गौड़ उच्चिष्ट बनेगा, ठीक है। तो हमको अगर यहाँ पे गौड़ उच्चिष्ट बनाना है तो जो हमारा पथांतर है वह λ/2 का विषम गुणज 3, 5, 7, 9 ऐसे होना चाहिए, सम नहीं, ठीक है, विषम गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखे, हो गया ना, तो विषम गुणज होना चाहिए। इसके आगे लिख लीजिएगा, लिखो माना, लाइन छोड़ के नीचे से लिख सकते हो, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर यमवे गौड़ उच्चिष्ट, लिखे, माना बिंदु P पर यमवे गौड़ उच्चिष्ट का निर्माण होता है, नीचे इसके क्या लिखना था, माना बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर यम में गौड़ उच्चिष्ट का, ठीक है, गौड़ उच्चिष्ट का क्या हो रहा है, गौड़ उच्चिष्ट का निर्माण होता है, ठीक है, गौड़ उच्चिष्ट का निर्माण होता है, तो कितना आ जाएगा, तब जो है पथांतर, है ना, तब पथांतर हो जाएगा B के बराबर, ठीक है, पथांतर किसके बराबर, तब पथांतर हो जाएगा यहाँ पे, पथांतर B के बराबर हो जाएगा, कितना रखेंगे 2m-1 और λ/2 रखेंगे, ठीक है, 2m-1 और λ/2 क्या रखेंगे, 2m नहीं 2m+1 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 होगा ना, अगर 1 रखेंगे 2 1 कम 2, ठीक है, हमको क्या चाहिए था 3 λ/2 या 5 λ/2 चाहिए, कितना चाहिए 3 λ/2 5 λ/2, तो जब अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 2 1 3, तभी 3 λ/2 आएगा, अगर 1 कम कर देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए क्या होना चाहिए 2m+1 और λ/2, ठीक है, पथांतर कितना B के बराबर 2m+1 λ/2 होगा, ठीक है, कितना होगा λ/2 होगा। अब हम क्या जानते थे, चूंकि हमको B के बराबर पीछे क्या मिला है, E sin थीटा मिला है, B के बराबर कितना मिला था, E sin थीटा, तब ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, इसको अगर समीकरण 1 मान लें, या सीधा देख लो क्या से 1 और 2 माने,
यहाँ पे दोनों बीके के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2m+1 और लेमडा बटे 2। तो यह जो है गौड़ उच्चिष्ट के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, गौड़ उच्चिष्ट के लिए हो जाएगा। और कितना होगा हमारा, हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर 2m+1 लेमडा बटे 2, 2m+1 लेमडा बटे 2 लिखेंगे। फिर वहां पे फिर वही स्थिति लिखेंगे, यदि थीटा अल्प है, ठीक है, थीटा अल्प है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के। तो क्या आएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ई थीटा बराबर किसके, ई थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2m+1 और इंटू हो जाएगा लेमडा बटे 2, ठीक है। ई थीटा बराबर किसके आएगा, ई थीटा बराबर हो जाएगा 2m+1 लेमडा बटे, ई थीटा बराबर 2m+1 लेमडा बटे 2। हमको कोणीय स्थिति चाहिए, हमको क्या चाहिए, कोणीय स्थिति। अथवा में हम क्या लिखेंगे, अथवा थीटा बराबर अगर निकालेंगे, अथवा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2m+1 और ई नीचे चला जाएगा तो लेमडा बटे 2e, ठीक है। थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2m+1 और लेमडा बटे 2e के बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हुआ, 2m+1 लेमडा बटे 2e लिखेंगे इस प्रकार, है ना। इसके नीचे लिखेंगे क्या, इस प्रकार जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय गौड़ उच्चिष्ट के लिए हम निकालेंगे ना सबके लिए, तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार प्रथम द्वितीय, या ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं शायद, ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ये फार्मूला हमारा जो मिला है इसको रखेंगे यहाँ पे, क्या मिला है फार्मूला पहले रख देते हैं। फार्मूला क्या मिला है, थीटा बराबर मिल गया है 2m+1 और लेमडा बटे 2e, ये हमारा फार्मूला है, लेमडा बटे 2e, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। लिखेंगे इस प्रकार जो है, इस प्रकार प्रथम द्वितीय व तृतीय गौड़ उच्चिष्ट के लिए, गौड़ उच्चिष्ट के लिए, ठीक है, गौड़ उच्चिष्ट के लिए कितना आएगा, θ1। इसको जब प्रथम का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, प्रथम का, ठीक है, प्रथम का निकालेंगे, यम का मान 1 रखेंगे, यम का मान कितना रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, रख के चेक कर लो, ठीक है। अगर यम का मान 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1+1 और गुणे लेमडा बटे 2e, ठीक है, लेमडा बटे 2e, तो हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2e। प्लस माइनस होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। तो कितना आ जाएगा, प्रथम के लिए हो जाएगा θ1 बराबर हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2e, ठीक है, कामा θ2 बराबर यहाँ पे 2 रख लेंगे, 2 दूनी 4 1 5, तो हो जाएगा 5 लेमडा बटे 2e, 5 लेमडा बटे 2e। θ3 बराबर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7 लेमडा बटे 2e, आगे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 7 लेमडा बटे कितना आ जाएगा 2e, सबकी आगे प्लस माइनस, मतलब ऊपर भी है और नीचे भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस सबके आगे हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, प्लस माइनस सबके लिए लिखते जाएंगे, है ना। इस प्रकार जो है मेकल जेपी द्वारा जो है गौड़ उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ठ का क्या कर लिए, स्थिति देख लिए, ठीक है। गौड़ उच्चिष्ट और प्रथम निम्निष्ठ की हमने जो है स्थितियां देख ली हैं, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, ध्यान रखना है वहां पे θ1 θ2 क्या था और यहाँ पे θ1 θ2 क्या है, ठीक है। अगर ये तो हमारा गौड़ उच्चिष्ट के लिए हुआ, निम्निष्ठ के लिए क्या था, निम्निष्ठ के लिए θ1 बराबर था लेमडा बटे e और θ2 बराबर कितना था, θ2 बराबर 2 लेमडा बटे e। फिर ऐसे ही θ3 बराबर कितना था, θ3 बराबर था 3 लेमडा बटे e, ठीक है, प्लस माइनस में। और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको कल तीव्रता वक्र बनाना है तो उसमें देखेंगे, है ना। कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, शायद न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, कल होगा आगे।